पिछले कुछ ही हफ्तों पहले एक बहुत बड़ा संभल में मस्जिद को लेकर इशू हुआ है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस ने वहाँ पर इनकाउंटर किया। उसी गांव के है और ये जो जामा मस्जिद को लेके जो मसला चल रहा है, पहले हम इसके ऊपर संभल के मुद्दे पे बात करते हैं, फिर उसके बाद जो अजमेर की दरगाह को सर्वे का ऑर्डर निकला है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या है, क्या मसला क्या है। केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले कुछ ही हफ्तों पहले एक बहुत बड़ा संभल में मस्जिद को लेके इशू हुआ है और वहाँ पे नौजवानों की जान चली गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस ने वहाँ पर इनकाउंटर किया और जो कि संभल में जो कि मस्जिद को सर्वे का लेके जो ऑर्डर निकाला गया 2 घंटे के अंदर, उसके बाद सर्वे टीम आ गई। इतना बड़ा नेशनल इशू हर चैनल पे हर लोगों के ज़बान पे संभल का ही इशू चल रहा है, मस्जिद का, जामा मस्जिद। तो हमारे साथ एडवोकेट शान इलाही मौजूद है जो कि वो उसी गाँव के हैं, संभल के हैं। शान भाई, क्या कहना चाहते हैं कि आप उसी गांव के हैं और ये जो जामा मस्जिद को लेके जो मसला चल रहा है, पहले हम इसके ऊपर संभल के मुद्दे पे बात करते हैं, फिर उसके बाद जो अजमेर की दरगाह को सर्वे का ऑर्डर निकला है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या है, क्या मसला क्या है। देखिए, जिस तरह से आपको पता है संभल एक मुस्लिम बहुक्षेत्र इलाका है और 70 से 80% मुसलमान की आबादी है वहाँ पर। और 200 वर्षों से मुगलिम काल से लेकर मुगलों काल से लेकर वहाँ पर वो मस्जिद, जामा मस्जिद वहाँ पर स्थापित है। लेकिन आखिर ऐसी अब क्या वजह आन पड़ी, एक पिटीशन फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और वो तुरंत 2 घंटे के अंदर सर्वे के उसमें ऑर्डर रिलीज कर दिया जाता है और तुरंत 2 घंटे के अंदर एएसआई की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है वो आ जाती है और फिर उसके बाद तमाम ऐसे देश को मीन्स झंझोड़ती हुई बातें, देश को तोड़ने की बातें की जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश के तहत ये पूरी प्रक्रिया घटी है। और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से आपको खुद पता है वर्शिप एक्ट क्या कहता है, सन 1991 में 1991 में जब ये बिल पास हुआ था तो उसमें कहा गया था उसके बाद कि कोई भी गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, ये वही जो है 1947 के बाद जब देश से आज़ादी मिली थी उसके बाद ये वर्शिप एक्ट लागू था। उसके बाद कोई भी चीज़ें इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर ये समझना होगा देश को, देश के लोगों को समझना होगा आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर क्यों मंदिर में बार बार मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है, आखिर क्या वजह है, आखिर कौन ये साजिश को रच रहा है और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए, संभल हमेशा मोहब्बत का एक पैगाम देता है, एक वो क्षेत्र है और कभी भी वहाँ दंगों को नहीं अपनाया गया है। लेकिन संभल से ही आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे आईपीएस बच्चे हैं और आईएएस बच्चे हैं, तमाम जजेस हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है, संभल मुस्लिम बहुक्षेत्र इलाका है लेकिन वहाँ पर कारोबारिक लोग हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है वहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से संभल की छवि दिखाई जा रही है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि संभल के नौजवान जो हैं जिस तरह से एग्रेसिव हैं, पुलिसों पे उन्होंने पथराव किया। अब पुलिस का एक स्टेटमेंट आ रहा है, पुलिस कह रही है उन्होंने हम पे गोलियां चलाई। कहाँ थे हथियार, क्या नियत? हमने वीडियो देखा उसके अंदर पत्थरबाजी की जा रही है जी, लेकिन पुलिस के स्टेटमेंट में आ रहे हैं वो गोलियां चला रहे हैं। मतलब ये पत्थरबाजी करने का क्या मकसद था? वहाँ के नौजवान ने जो शुरू तो उन्होंने किया ना। देखिए, आनन फानन में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया कि 2 घंटे के अंदर उसका सर्वे किया जाए, वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो मुस्लिम हिंदू समाज के धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये आज क्यों सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है, क्या आज से ही सबको मस्जिदों में मंदिर के अवशेष पात्र या कुछ भी चीज़ ढूंढी जा रही है? 200 साल पुरानी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, वहाँ पे कई सालों से नमाजें होती हुई आई हैं, लेकिन आज क्यों? इसकी वजह यह है कहीं ना कहीं माहौल डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमें सोचना होगा आखिर ये कौन कर रहा है, 5 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस कहती है हमने नहीं मारा, तो किसने मारा? वीडियो बता रहे हैं, एविडेंसेस हैं, पुलिस कह रही है, वहाँ के सांसद कह रहे हैं, वहाँ के विधायक कह रहे हैं। सांसद के ऊपर आपने कार्रवाई कर दी, वहाँ पे विधायक के ऊपर आपने विधायक के जो बेटे हैं उन पे कार्रवाई कर दी, तमाम
कम से कम 50 से 100 युवा बच्चे हैं जिनके ऊपर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो और उसके बाद आनन फानन में ये कहा गया कि तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए। दूसरी बार ऐसे कुछ लोग नारे लगाते हुए आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जेएसआर के, और तुरंत वो मस्जिद की तरफ चल रहे हैं। तो आखिर क्या था ये दंगा? सुनियोजित था कि बनाई हुई एक साजिश थी? आखिर क्या थी? ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा संभल के लिए। लेकिन आखिर संभल ही क्यों, मेरा ये कहना है। और आज जो नौजवानों की जानें गई हैं, पुलिस कहती है हमारी गोलियों से नहीं गई, तो किसकी गोलियों से गई? इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कौन है इसके पीछे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, चल नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब आनन फानन में इन्होंने ये ऑर्डर दिया तो उसके बाद जो मुस्लिम संगठन है और वहाँ के जो सांसद हैं उनकी तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि जब सिविल सूट फाइल है वहाँ पर, तो उसे जब तक उसका ऑर्डर हाई कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन फाइल कीजिए, हाई कोर्ट में बताइए कि आपकी क्या चीज़ें हैं, और कोई भी लोअर कोर्ट कोई भी बिना पढ़े बिना सोचे समझे उसे ऑर्डर नहीं दे सकता है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत ट्रेंड चल रहा है, जिसे एक फेम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, वो ऑर्डर दे रहा है और आए दिन उसका प्रमोशन हो जा रहा है। ये कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ें हो, उसमें आपने देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, धार्मिक स्थलों पर आज का टारगेट क्यों किया, और खासकर मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर आखिर क्यों? और कब तक ये चलता रहेगा इस देश में? कब तक इसकी कितने लोग, मासूमों की और जाने जाएंगी? कौन है इसके पीछे, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी तो जो होना था वो हो चुका है। कोई इसमें, अभी आप तो एडवोकेट हो, अभी इसके ऊपर आगे का स्टेप कोर्ट के थ्रू क्या होगा, जनता क्या लेगी, वहाँ के पॉलिटिशियंस क्या लेंगे? देखिए, ये पॉलिटिशियन का विषय नहीं है, ये तमाम लोगों का विषय है। ये समझना होगा कि आपको कौन तोड़ना चाह रहा है, आपके माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है, कौन दहशत का माहौल क्रिएट कर रहा है, कौन है ये लोग, आखिर क्यों नहीं चाहते ये शांति से रहने देने, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि संभल जो है आज से नहीं, कई अरसों से पृथ्वीराज चौहान साहब के, अगर आपको ये शायद पता होगा और कुछ लोग को नहीं भी पता होगा, संभल देश की राजधानी थी। जिस तरह से कैपिटल आज दिल्ली है, संभल उस वक्त की देश की राजधानी थी। आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। और संभल मशहूर है पहले से, और इस तरह से नहीं, कारोबार के लोगों से, अपने क्षेत्र से, पढ़ाई के लोगों से, कामों से। संभल में मेरे बहुत रिश्तेदार हैं और सब यही कह रहे हैं कि ये सुनियोजित पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश थी, जिसकी तरह से संभल को टारगेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा गया है, लोअर कोर्ट कोई भी ऐसी पिटीशन को एंटरटेन ना करे। अगर इस तरह का जो सिविल डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, जो भी है, एएसआई को अगर सर्वे करना है वहाँ पर, तो उसके लिए प्रॉपर परमिशंस और विदाउट वर्शिप एक्ट लागू है। अगर मान लीजिए राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जो लिटिगेशन था, जिसका ऑर्डर पास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, आपको पता है एविडेंस के आधार पर जजमेंट नहीं दिया गया, जजमेंट इमोशन के आधार पर दिया गया। ठीक है, पूरे देश की जनता ने माना, राम मंदिर की स्थापना हुई, सभी लोगों ने माना उस चीज को। लेकिन अब हर मस्जिद में जाकर मंदिर ढूंढना कहाँ तक सही है? लेकिन ये बताइए, उस चीज को एग्जम्प्टेड किया गया वर्शिप एक्ट में, ये क्लियर कट कहा गया है कि मस्जिद मस्जिद ही रहेगी, मंदिर मंदिर ही रहेगा, चर्च चर्च ही रहेगा, गुरुद्वारा गुरुद्वारा ही रहेगा। लेकिन टारगेटेड जो आज 18 से 20% मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखते हैं, आज उन्हें ही टारगेट क्यों करा जा रहा है? उसके आनन फानन में आपने देख लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जो अजमेर में स्थित है, एक पिटीशन वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे फाइल हो जाती है, उसे भी अलाउ कर दिया जाता है। अल्तमज जी, ये सोचने वाली बात है, बहुत सोची समझी। अभी तो अजमेर दरगाह का जब से सर्वे ऑर्डर निकला है, उसको लेकर तो पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, हर लोग उसके खिलाफ है, हिंदू भी खिलाफ है, मुसलमान भी खिलाफ है। तो ये कौन कर रहा है? किसी ने पिटीशन डाल दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कुछ लोग अपने आप को ये दर्शाना चाह रहे हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू, मैं धर्म का रक्षक, मैं मुसलमानों को मैंने इतने लोगों को मारा, इतनी तकलीफ, अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं ये हूँ। बट वाई राइट नाउ? दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइम। और इस देश में जब संविधान बना था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मुसलमानों से कोई भी चीज जबरन ना कर कहलाई जाए।
आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ राइट्स क्या कह रहा है, आप पढ़ लीजिए संविधान में आर्टिकल में ऐसे दिए। लेकिन आर्टिकल को कौन मान रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन मान रहा है? आज कोई नहीं मान रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज कोई कुछ कह दे तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। हम यही चाह रहे हैं, इसके पीछे कौन है, आखिर ये कौन साजिश रच रहा है? और आज पॉलिटिकल पार्टियां चुप बैठी हैं, कोई इसके पीछे वो संक्षेप रूप से मदद करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। कोई कह रहे हैं ये गलत है, कोई कह रहे हैं सही है, कोई कह रहे हैं मैं बड़ा तू छोटा, यही चल रहा है। लेकिन आज आम इंसान जो मर रहा है, जो झेल रहा है, जिसके परिवार के लोगों की जान गई है, आखिर उनका क्या, कौन है उनकी मदद करने वाला? आप मुझे बताइए। सिर्फ आज आप मुसलमान जो कम्युनिटी है उन्हें टारगेट करके आपको क्या मिल रहा है? क्या 18% की आबादी और आप 70% 75% आपकी आबादी है, तो आप क्यों टारगेटेड ओनली मुस्लिम कम्युनिटी? आज की इसकी वजह क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे तो PMO चादर भेजते हैं, PMO ऑफिस से जाती है, प्रधानमंत्री जी की चादर जाती है, तमाम स्टेट से मुख्यमंत्रियों की चादर जाती है। इस मैटर पर PM क्यों चुप है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? उन्हें आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जो चादर भेजते हैं, वहाँ पर हमेशा जियारत करने जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, आज उन्हें उनकी दरगाहों पे टारगेट किया जा रहा है और चुप्पी। तो याद रख लीजिए अल्तमश जी, ये देश की अदालत है, लेकिन अदालत के बाद एक ऊपर वाले की अदालत है। उसके कहर वो कब आता है, कौन सी रूप और वेशभूषा में आता है, कोई नहीं उसे समझ सकता। आपने देखा होगा हाल ही में कितनी बीमारियों से हम झुलसे हैं, उलझे हैं, हम मरे हैं, हमारे ऊपर क्या बीती है। उस वक्त कौन था? यही मुसलमान कम्युनिटी थी, जो अपने जो बॉडियों को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आज उनको ले लेके शमशान गृह में लेके जा रहे थे, कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे, खाने को तरस रहे थे। कौन था? यही मुसलमान कम्युनिटी थी। मस्जिदों में जगह दी गई, क्वारंटाइन रूम बनाए गए, हर मदद की गई, ऑक्सीजन की मदद की गई। लेकिन आज हमें ही कातिल क्यों कहा जा रहा है? आखिर हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि संभल एक बाहुबल क्षेत्र है और संभल से मेरा तो नाता बचपन से है। मेरे रिश्तेदार, आज भी मेरा घर है संभल में। मैं भी हाल ही में दिल्ली गया था, संभल जाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पूछा गया एडवोकेट है आप, तो नहीं, आप नहीं जा सकते। सो आई सेड व्हाई, कि नहीं, बोले अभी किसी को अलाउड नहीं है, वहाँ का माहौल सही नहीं। बोले आई सेड आई एम गोइंग टू माई होम, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरा घर नहीं, अलाउड नहीं है अभी। और ये सब जानकारी ली जा रही है, IDA चेक की जा रही है, आप क्यों जा रहे हैं? मतलब हमारे ही देश में हमें एविडेंसेस दिखाने होंगे, हमारे ही देश में डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। वाई? किसने राइट्स दिया कि मुझे मेरे घर पे जाने की ID दिखाना होगा, मेरे घर पे जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे? आखिर क्यों? और आखिर क्या वजह आन पड़ी जो अब वहाँ के बहुत सीनियर लीडर थे शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो 5 बार वहाँ पे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 5 बार के विधायक MLA थे। जब मैंने कभी नहीं देखा कि संभल की ऐसी परिस्थिति हुई। आज उनके इंतकाल के बाद सडनली ऐसा क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जो नारे भी लगा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई? अरे उनके पास तो कुछ नहीं है, वो गरीब बेचारा कोई जूस बेच रहा है, कोई ठेले पे दुकान लगा रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, उन पे गोलियां चलाना, निहत्तों पे गोली चलाना कहाँ तक सही है? वहाँ पर मारे गए हैं तो उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए अल्तमश जी, इंसाफ के लिए तो कोर्ट है, और इंसाफ जिन्होंने, ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, ट्रायल चालू होगा वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा, जिसने अपने बच्चे को खोया, क्या उसकी जान आप वापस दे सकते हैं? जिसने अपने बाप को खोया, भाई को खोया, क्या आप उनकी जानें वापस नहीं दे सकते? लेकिन आखिर बेकसूरों का कब तक, मजलूमों का खून बहता रहेगा? कब तक सत्ता की आड़ में गरीब मरते रहेंगे? और गरीब के नाम पर मुसलमानों की ये राजनीति कब थमेगी? पहले ये कहते थे कि जो भी है, जो बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर का लिटिगेशन इशू था लैंड का, उसके नाम पे बहुत ये पॉलिटिक्स हुई। बाद में एविडेंस के आधार पर नहीं, इमोशन के आधार पर जजमेंट दिया गया। जजमेंट देने के बाद आज जब चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे जब आया था ASI के द्वारा, एक पिटीशन फाइल हुई थी, अगर वो उस वक्त वर्शिप एक्ट होने के माध्यम से वो एक जवाब दे सकते थे, पिटीशन डिसमिस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिटीशन को अलाउ किया। हाउ? यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाउ कैन यू डू this kind of thing and how can you pass this such a order? कि मीन्स आप एक कम्युनिटी को टारगेट हो रहा है। आपने वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद में फिर बढ़ावा मिलता गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, बढ़ावा मिला, तो वहाँ पे ASI का सर्वे हुआ, फिर वहाँ पे बताया गया कि भाई जी यहाँ पे ये था, वो था, जो सो एंड सो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब संभल क्यों?
उस पर टारगेट की। 200 साल पुरानी मस्जिद है, यहाँ पे तमाम मुगलों ने राज किया, मुगलों की वो रही है, पृथ्वीराज चौहान साहब की सरकार रही है, आप उठा के देख लीजिए। और वहाँ पे आज ये बताया जा रहा है तुर्कों का और पठानों का झगड़ा था, उनकी कुछ ऐसा नहीं है, कोई झगड़ा कोई दंगा नहीं है। संभल एक शांति का प्रतीक है। आप आइए, वहाँ पे मोहब्बत बांटी जाती है, जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत, एक दूसरों को प्यार मोहब्बत दी जाती है। आप जाइए मेहमान नवाजी से। लेकिन आज कहीं ना कहीं देश के माहौल को अल्तमश जी बिगाड़ा जा रहा है, चरमाया जा रहा है पूरी तरह से। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? गरीब मासूमों की कौन जाने ले रहा है? आखिर इसके पीछे है कौन? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज अजमेर दरगाह का ले लीजिए, अजमेर दरगाह के लिए पूरे देश से नहीं दुनिया से चादरें आती हैं। 800 साल पुरानी दरगाह तो उसके लिए पिटीशन अलाउ हो जाती है। बड़ी सोचने वाली बात है। पिटीशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे रहा है, जो आज कोर्ट में, मैं आपको चला जाऊं तो कोर्ट में 3.24 के केसेस ले लो, या डीवी एक्ट ले लो, या जो भी मेंटेनेंस डाइवोर्स केसेस ले लो, तमाम सालों से चल रहे हैं, उसके ऑर्डर पास नहीं होते। हम चाहते हैं उसमें ऑर्डर नहीं मिलते, उसमें डेट मिल जाती है, आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, एग्जम्पशन हो जाते हैं और एडजन मैटर नहीं चलता है। लेकिन आज इसके ही क्यों 2 घंटे में सर्वेयर आ जाते हैं तुरंत ऑर्डर पास होने के बाद? आखिर इसके पीछे क्या राज है? आप समझिए, देश को तोड़ने के पीछे आखिर कौन लोग हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन लोग हैं ये समझना होगा। ये साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? सत्ता आपके हाथ में है। 2014 के बाद आप पावर में है, सेंट्रल में, स्टेट में बहुमूल्य स्टेट है, बहुमूल्य क्षेत्रों में आपकी सरकार है। फिर आपको किस चीज़ से डर है? आप आगे आके कहिए। अगर जिस तरह से लोग, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से कानून कुछ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो उनके ऊपर भी एक्ट होने चाहिए। यूएपीए उनके ऊपर लगाइए, एनएसए एक्ट उन पे लगाइए। लेकिन किस पे लगाया जा रहा है? हम ही को कातिल कहा जाएगा, हम ही मजलूम हैं, हम ही भीख मांग रहे हैं, हमारे ऊपर ही केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो आखिर कौन? फिर इस देश का अगर संविधान तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो कौन संभालेगा हमें? ये सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन आज देश की नज़रें होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, सर्वोच्च न्यायालय। हमें कोई नहीं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। बट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ ऐसे आदेश आए हैं, लास्ट अर्लियर ऑर्डर पास हुए हैं, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी के मुद्दे को अलाउ किया है। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं हाल ही में संभल का विषय गरमाया गया है। अभी नेक्स्ट डेट कब है? 17 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो पिटीशन है, उसमें 3 डेट के अंदर जल्द से जल्द इसे 3 में रजिस्टर, पीआईएल भी बहुत सारी फाइल हुई हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें इंटरवीन किया है और तमाम पिटीशन फाइल हुई हैं। तो अब उसमें जवाब देना होगा कि वेदर they are going on correct way or they are just means disputing this issues and all। तो उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो आए दिन रोज़ ही होगा। आज आप बड़े लेवल पे कर रहे हो, कल गली मोहल्ले में भी ये सब होने लगेंगे, दंगे बढ़ेंगे, देश का माहौल पूरी तरह टूट जाएगा। लोग दंगों की आड़ में, कौन है अपनी दुकान चला रहा है, कौन अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है मैं देश का सबसे बड़ा हिंदू हूँ, जो भी है। अरे हमने माना है, आप देश के धर्म में जो भी है, हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि भाई किसी के मंदिर पे कोई आँच आनी चाहिए। आज हमने हमेशा देखा, औरंगाबाद में आपने देखा हाल ही में दंगे हुए थे, वहाँ के नेता, जो बहुत सारे नेता थे, वहाँ जाके वो चले गए थे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन जहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत दवे, उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने खुद कहा कि चंद्रचूड़ जी ने अपना काम सही नहीं किया। अगर उस वक्त जब ज्ञानवापी की एक पिटीशन आई थी, फाइल्ड हुई थी, आपको उसे तुरंत डिसमिस करना चाहिए था, आपको उसमें कोई इंटरटेन नहीं करना चाहिए था। आपने उसमें ऑर्डर देने के बाद औरों की ताकत बढ़ गई, उन्हें लगा आप सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, तो इसके बाद इस तरह से सर्वेयर के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। तमाम मैं नौजवानों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, कानून के माध्यम से जवाब देना है। बाकी सबके लिए खुदा है, भगवान है, सभी के लिए हैं। उनकी जगहों को आप तोड़ोगे तो ऊपर वाले के भी तो बंद लाठी में बोलते हैं ना, आवाज़ नहीं होती। लेकिन हमें कानून पे फिर भी पूरा भरोसा है। हमारी जो एक APCR की हमारी कमेटी है, तो नेशनल लेवल पे काम करती है, तो उसके भी पिटीशन PIL फाइल हुई हैं। तो तमाम इस तरह से हम इंटरवीन करते रहेंगे और अपने लोगों के लिए, हक के लिए हमेशा लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। जहाँ तक की बात है अमन शांति की, तो लोग आपस में ही इस मैटर को सॉल्व करें। हम नहीं चाहते कि देश में इस तरह की गतिविधियां बढ़े, क्योंकि ये देश, हिंदुस्तान सभी का है, किसी से एक का हिंदुस्तान नहीं है। कहना चाहेंगे जब देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ जान दी है, तो हम इस देश को कैसे छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते।
तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ सर्वोच्च न्यायालय पे ये फैसला छोड़ा है और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें भी हम पूरी तरह से कमर कसने तैयार हैं। हम लड़ेंगे लीगल वे से, हम कानूनी में जो हमारे पास जो एविडेंस है उस पर बात करेंगे, हम ये कलम से बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी यही कहना है इस विषय पे। बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा संभल की जो अंदर जो हो रहा है, इंटर्न में जो कि चल रहा है, उसकी सच्चाई एडवोकेट शान इलाही ने हमें बताया। आगे क्या होगा, 17 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट है, उसके बाद ही हम आपको आगे की न्यूज़ दे पाएंगे, आगे की सच्चाई बता पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम नौजवानों से, हिंदुस्तान के आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि शांति अमन बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले। हमारा चैनल ऐसी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल। अल्तमश शेख।